हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे सीजीएल की एग्ज़ाम जो है होने वाली है, उसके कारण हम आपके लिए कुछ सेट की सीरीज हमने शुरू की थी। तो वो सीरीज़ जो है बीच में ड्रॉप कर गया था क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च करना था। तो इसका टाइमिंग जो है वो आज से 6:30 बजे कर दिया गया है शाम में। ठीक है, 6:30 बजे शाम में कर दिया गया है, जहाँ पे आपको विश्व का भूगोल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, विश्व का भूगोल जिसमें हम सौर मंडल पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों को भी अगर इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, इस टॉपिक को जिसे भी पढ़ना है, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें होगा क्या आपको कि आपको बिना किसी तरह का फी पे किए हुए आपको सारी चीज़ें मिलेगी, जो चीज़ें आप एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आप जो एक ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ेंगे, एक फी जो है चार्ज करके जो आप पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो रही फाउंडेशन बैच की बात, जो आपको रेगुलर मिलेगी। ठीक है, और सो भी वो आपकी लाइव क्लासेस होती है, जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर क्वेश्चन रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं या हम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही फाउंडेशन बैच की बात। अभी जो है हम करने वाले हैं क्या, तो जैसे सीजीएल पे ही आधारित है क्या, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको आपको एक्सप्लेनेशन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि पोलैंड की राजधानी कौन सी है। तो पोलैंड की राजधानी कौन सी है? वॉर्सो। पोलैंड की राजधानी कौन सी है? वॉर्सो। अब बात करते हैं इन तीनों की। तो म्यूनिख जो है, म्यूनिख ये किसकी राजधानी है? तो यह है राजधानी किसकी? जर्मनी के ही एक राज्य है क्या, बवेरिया। जर्मनी की एक राज्य है क्या, बवेरिया। ये बवेरिया की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद लिस्बन। तो लिस्बन किसकी राजधानी है? ये पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन किसकी राजधानी है? तो पुर्तगाल की। ठीक है, उसके बाद पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी ये किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है किसकी? तो पापुआ न्यू गिनी की। किसकी राजधानी है ये? पापुआ न्यू गिनी की। ठीक है, ये किसकी राजधानी है? पापुआ न्यू गिनी की। म्यूनिख किसकी राजधानी है? बवेरिया। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। और पोर्ट मोरेस्बी ये किसकी राजधानी है? पोर्ट मोरेस्बी किसकी राजधानी है? तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा क्या? तो साराएवो। इसका आंसर क्या होगा? साराएवो। ये जो बोस्निया और जो हर्जेगोविना है, बोस्निया तथा हर्जेगोविना, ये दक्षिण पूर्व यूरोप का क्या है? तो बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्व यूरोप के दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप पर देश स्थित देश है। ठीक है, कौन से? तो बोस्निया और हर्जेगोविना। यहाँ की राजभाषा क्या है? यहाँ की जो राजभाषा वो क्या है? तो बोस्नियाई। बोस्नियाई। ठीक है, क्रोएशियाई, प्रो एशियाई और सर्बियाई। ठीक है, सर्बियाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आंसर क्या होगा? तो सौरव गांगुली। लेकिन इसके अलावा और किन्हें किन्हें आजीवन सदस्यता प्राप्त हुई है एमसीसी की? तो महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, उसके बाद युवराज सिंह, सुरेश रैना,
सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। इन लोगों को क्या हुआ है, तो एमसीसी की जो है वो आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो मेरिलबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ये ठीक इसकी बात 2016 की, तो उस समय कितनी थी, तो 24 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था। कौन सा प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था, तो गोंडवाना भूमि का। किसका था, गोंडवाना भूमि का। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किससे निर्मित है, तो पुराने क्रिस्टलीय शैल, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। ठीक है, रूपांतरित शैलों से निर्मित है कौन, तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो इसका मैंने आंसर आपको डिटेल में दोनों वीडियो में, जो सेट 1 हमने किया था, सेट 1 और सेट 2 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दोनों में इसका आंसर मैंने बताया था और इसका आंसर क्या होगा, साइमन आयोग। 1929 में क्या हुआ था कि साइमन आयोग के द्वारा झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन को प्रस्तुत किया गया था। कब, तो 1929 में। कब, 1929 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। किससे, तो सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से क्या संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोडो। इसका आंसर क्या होगा, बोडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खासी जो है पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजधानी भाषा है। यहाँ पे इस जगह पे शायद कुछ मिसिंग है। ठीक है, लेकिन आप ये इतना याद रखिए, जो खासी है वो जो है वो कहाँ पे बोली जाती है, तो ये मेघालय में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है, मेघालय में। ये खासी समुदाय के द्वारा बोली जाती है। कौन से समुदाय के द्वारा, तो खासी समुदाय के द्वारा बोली जाती है। और ये जो भाषा है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की क्या है, तो सदस्य है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की सदस्य है ये, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की सदस्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है, तो इसका आंसर क्या होगा, नील्स बोर। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने परमाणु संरचना तथा क्वांटम सिद्धांत दिया था। किसने, तो नील्स बोर ने। इसके अलावा और परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। कब दिया, 1803 में। कब दिया, 1803 में। उसके बाद जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने कब दिया, 1904 में। कब दिया, 1904 में। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने कब दिया, तो 1911 में। कब दिया, 1911 में। ठीक है, परमाणु संरचना सिद्धांत कब दिया, 1911 में। उसके बाद नील्स बोर ने इन्होंने परमाणु संरचना सिद्धांत कब दिया, तो 1913 में। कब दिया, 1913 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है, वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है, तो
तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधी। इसका आंसर क्या होगा? सिंधी। लेकिन इसके अलावा फारसी, उर्दू और पंजाबी, ये तीनों भाषाएं भी जो है वो अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में भी लिखी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटांट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? तो इसका आंसर डायरेक्टली याद रखिएगा, पाउला हॉकिंस। इसका आंसर क्या होगा? पाउला हॉकिंस। ठीक है। सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोस्टा रिका। आंसर क्या होगा इसका? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका देश की राजधानी क्या है? सैन जोस। अब बात करते हैं रोमानिया की। बात करते हैं रोमानिया की। तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। बुखारेस्ट। ठीक है। उसके बाद फिर साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। उसके बाद है सेनेगल। तो सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल जो है वो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम से। किससे संबंधित है? तो अनुवांशिक लक्षणों के विकास के नियम से। अब अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? तो वैसे लक्षण जो पीढ़ीगत क्या होते हैं? तो प्रसारित होते हैं। वैसे लक्षण जो पीढ़ीगत क्या होते हैं? तो प्रसारित होते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स में से मान लीजिए कि जैसे अगर आपकी मम्मी है, ठीक है, और उसके अगर बाल भूरे हैं, तो हो सकता है कि उसकी जो संतान होगी, ठीक है, तो उसकी भी क्या होगी? तो बाल भूरे होंगे। या मान लीजिए कि आपके अगर फादर की अगर आंखें क्या है? तो नीली है या हल्की सी अगर कलर जो चेंज होती है, ठीक है, अगर उस तरह की है तो जनरल सा बात है क्या होगा कि आपका भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? थोड़े थोड़े लक्षण है, और ये सब जो क्या होते हैं? तो पीढ़ीगत प्रसारित भी होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्या अनुवांशिकी की। अनुवांशिकी आखिर होता है क्या? जेनेटिक्स। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो जिस शाखा के अंतर्गत जिस शाखा के अंतर्गत अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है। और जो ग्रेगर जोहान मेंडल जो है, ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्हें क्या कहा जाता है? तो आधुनिक अनुवांशिकी का पिता। ग्रेगर जोहान मेंडल को क्या कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी का पिता। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को। इतनी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्या? निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित हैं? तो विकासवाद के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ही विकासवाद का संबंध संबंध किससे? तो चार्ल्स डार्विन से। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था उसका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी में उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था कि सभी जीव जो है, सभी जीव की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है। ठीक है, सभी जीवों की उत्पत्ति जो है एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है, और जीवों का जो विकास होता है उस प्रक्रिया में उनमें कुछ अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि
जैसे जैसे उनमें क्या होता है, जैसे विकास होते जाता है उनमें कुछ कुछ क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और इसी परिवर्तन को उन्होंने क्या नाम दिया, जैसे कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, उसी परिवर्तन को उन्होंने क्या कहा, तो उत्परिवर्तनवाद कहा था। इन्होंने क्या कहा था, उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तनवाद कहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्या, पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, या निम्न में से कौन है। ठीक है, एक मिनट। पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्न में से कौन से हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। और इसका संपादन किसने किया था, तो लुई फिशर ने। संपादन किसने किया था, लुई फिशर ने। ठीक है, यह पुस्तक आखिर किससे रिलेटेड था, तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, धर्म और राष्ट्रीयता, इन सब मुद्दों से जो गांधी जी का जो विचार जो व्यक्त होता है उससे रिलेटेड क्या था, यह पुस्तक था, जिसका नाम क्या है, द एसेंशियल गांधी। ठीक है, जिसका संपादन किसने किया था, तो लुई फिशर ने। आगे है ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन, पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर होगा जनार्दन ठाकुर। ठीक है, जनार्दन ठाकुर। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, क्या होगा, तो प्रधानमंत्री। अगला है क्या कि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्न में से क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, जिला परिषद। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें सबसे ऊंचा कौन होता है, तो जिला स्तर पे जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। ठीक है, उसके बाद पंचायत स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर कौन होगा, तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा, और निम्न सदन लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये कौन होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका मेंशन कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 69, एक मिनट, आर्टिकल 64 है, सॉरी, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 यहाँ पे क्या किया गया है, तो इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो चिल्का झील कहाँ पे है, ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ पे है, ओडिशा में। जो चिल्का झील जो है वो क्या है, तो सबसे बड़ी तटीय झील, तटीय तथा लैगून झील है, लैगून झील है। ठीक है, और यह खारे पानी की झील है। कैसी झील है ये, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं पे भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो सीमा है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, उनकी जो सीमा है वहां पे आपको नजर आएगी क्या, एक पुलिकट झील, पुलिकट झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। उसके बाद बात करते हैं केरल की, तो केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, तो केरल में है 3 झीलें, क्या क्या, तो पेरियार, वेम्बनाड, पेरियार, वेम्बनाड और अष्टमुडी, पेरियार, वेम्बनाड और अष्टमुडी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था, तो कितने भागों में विभाजित है, तो 22 भागों में। इसके अलावा क्या है, तो यहाँ पे 12 अनुसूची है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है,
भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में, जिसमें 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अगला क्या है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो यहाँ जो आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं उसमें से आंसर क्या होगा? हजारीबाग। लेकिन इसके अलावा अभ्रक उत्पादन में सबसे प्रमुख जो कह सकते हैं जिला कौन सा? तो कोडरमा। और इसके अंदर भी अगर आपको पूछा जा सकता है तो कोडरमा का एक क्षेत्र है कौन सा? झुमरी तिलैया जो क्या है? तो अभ्रक में क्या है? तो ये अभ्रक उत्पादन में क्या है? ये प्रमुख क्षेत्र है। और कोडरमा को ही क्या कहा जाता है? तो भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक राजधानी। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को। ठीक है, चलिए आगे है क्या? भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, कहाँ होगा? लंदन। ये कहाँ किया गया था? तो लंदन के ही सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। कहाँ किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है, कब से कब तक हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने। उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है, जो ब्रिटेन के क्या थे? सम्राट थे। अब अगर बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये क्या थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यही थे जो इस सभा के सभापति थे। अगर पूछ दिया जाएगा क्या कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस सभा के सभापति कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले लोग कौन कौन से थे? तो एनी बेसेंट, भीमराव अंबेडकर, अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, इनको मिला के सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं क्या कि 89 सदस्य थे। ठीक है, कितने थे? तो 89 सदस्य थे। चलिए आगे चलते हैं। चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 4 फरवरी 1922 को भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश लोगों की जो एक पुलिस चौकी थी वहां पे क्या कर दिया गया था? तो आग लगा दिया गया था। एक मिनट, लाइट चली गई है। क्या किया गया था? यहाँ पे आग लगा दिया गया था। एक मिनट यार, रुक जाइएगा। यहाँ क्या किया गया था? तो आग लगा दिया गया था, जिससे क्या हुआ था? तो 22 लोगों की मौत हो गई थी, या 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी। ठीक है, 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी। ठीक है, वो जिंदा जल के मर गए थे। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 500। अधिकतम संख्या कितनी है? 500। और अगर पूछा जाएगा न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या कितनी है? तो यह है 60। कितनी है? 60। ठीक है, 1945 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो 2016 के अनुसार कौन थे? तो अरुण जेटली। 2016 के अनुसार कौन थे वित्त मंत्री? अरुण जेटली। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है?
वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन निर्मला सीतारमन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो इसका आंसर क्या होगा? टुसु पर्व। टुसु पर्व जो है यह सूर्य पूजा से क्या है? तो संबंधित है। टुसु पर्व जो है यह सूर्य पूजा से संबंधित त्योहार है, ठीक है। सूर्य पूजा से संबंधित त्योहार है। यह कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के टाइम मनाया जाता है। मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, ठीक है। इस समय क्या होता है? तो जो पंच परगना वाली जो क्षेत्र है, पंच परगना क्षेत्र में क्या होता है? तो टुसु मेला लगता है। क्या लगता है? टुसु मेला। और यह टुसु मेला जो है यह झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी लगता है। पश्चिम बंगाल में भी लगता है। यह झारखंड के अलावा कहाँ लगता है और कौन से स्टेट में? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1974 में। और कब तक चली? 1978 तक। यानी कह सकते हैं कि इसका जो टाइमिंग था वो कितना था? तो 4 वर्षों का। इसका टाइमिंग क्या था? 4 वर्षों का, ठीक है। इसी समय क्या किया गया था? तो इसी योजना के तहत पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चलिए आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? तो अगला है झारखंड। झारखंड जो है निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? झारखंड जो है निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा प्राइम कोकिंग कोल। प्राइम कोकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड क्या है? तो एकमात्र उत्पादक राज्य। इसके अलावा यूरेनियम और पायराइट, इसके उत्पादन में भी झारखंड जो है वो क्या है कि बोल सकते हैं कि एकमात्र केवल झारखंड ही क्या करता है? तो इसका उत्पादन करता है, ठीक है। यूरेनियम पायराइट का एकमात्र उत्पादक कौन है? तो झारखंड है। कौन है? झारखंड, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन बस इतना ही था आज, क्योंकि इस सेट में जीएस के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थे, लेकिन उतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो हो सकता है क्या कि इसका एक और वीडियो आए, ठीक है। एक वीडियो और आए इसकी, जिसमें ये जो सेट है, यानी कि रुक जाइए जरा सा ये जो आपको नजर आ रहा है झारखंड सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2016 वाली, ठीक है। कब की? तो 2016 वाली जो एग्जाम है, तो उसका और एक सेट आ जाएगा, ठीक है। उसकी हो सकती है कि एक वीडियो और बने। तो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम करते हैं। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। और शाम वाली जो क्लास होती है, जो आज से 6:30 बजे होने वाली है, 6:30 बजे शाम में, तो उस क्लास में भी आप लोग जो है प्रेजेंट होइए, ठीक है। उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें लॉस होने वाला है, उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।